पोषण। ये टॉपिक है बेटा ये आपका डनाइट तथा पौधों का पोषण। इसमें लिखिए यह निम्न प्रकार से कार्य करता है। यह निम्न प्रकार से कार्य करता है। इसमें लिखिए पहला इसमें सबसे पहले बेटा मैंने कल एक बताई थी कि जो मृदा जो है ये सबसे पहले क्या करती है, पोषक तत्व जो होते हैं इनको क्या करती है, रिलीज करती है, इनको रिलीज करने का काम करती है। तो इसमें लिखो सबसे पहले कि आपके जो मृदा पोषक तत्वों को स्वतंत्र करती है। इसमें लिखो मृदा पोषक तत्वों को स्वतंत्र करती है। मृदा पोषक तत्वों को स्वतंत्र करती है। ये लिखा है इसमें मृदा पोषक तत्वों को स्वतंत्र करती है जो मृदा विलयन में मुक्त किए जाते हैं। जो मृदा विलयन में मुक्त किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखूंगा, किए जाते हैं। अब दिख रहा है बेटा सभी को, मुक्त किए जाते हैं तथा ये पोषक तत्व मृदा विलयन में मृदा विलयन में पादपों के या पादपों की जड़ों में उपस्थित मूल रोमों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। मृदा पोषक तत्वों को स्वतंत्र करती है जो मृदा विलयन में मुक्त किए जाते हैं तथा ये पोषक तत्व मृदा विलयन में पादपों की जड़ों में उपस्थित मूल रोमों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये चीज मैंने आपको लिखाई है। अब बेटा जी से समझिए, क्या समझोगे, जिस तरीके से बेटा जी ये जो है आपके मृदा है, ठीक है, ये मृदा का ऊपरी स्तर है, ये आपकी मृदा हो गई, ठीक है, ये मृदा है साहब, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको कि मृदा के अंदर थोड़ा बहुत क्या मिलता है, आपके जल मिलता है, और इस जल में घुले हुए जो पोषक तत्व जो है ये क्या है, आपके घुलनशील पोषक तत्व। क्या है बेटा, ये घुलनशील पोषक तत्व है।
जो आपकी मृदा के अंदर मिल रहे हैं। अब देखो जो मृदा जो है ये क्या है, आपकी मृदा है। जैसे मान लीजिए ये मृदा है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, जो पोषक तत्व जो है उनको क्या कर रही है, रिलीज करने का काम कर रही है। क्या कर रही है, इसमें रिलीज करने का या स्वतंत्र करने का काम आपके करती है, ये स्वतंत्र कर रही है, ठीक है। अब स्वतंत्र करते जा रही है तो क्या होगा, ये विलयन में स्वतंत्र करती है। कहाँ स्वतंत्र करेगी, इनको विलयन के अंदर स्वतंत्र करती है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई पौधा इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एक बढ़िया सुंदर सा पौधा जो है यहाँ पर इसके लगा हुआ है, बढ़िया वृद्धि कर रहा है। अब इसकी जो जड़ें जो हैं वो क्या है, इसके अंदर प्रवेश किए हुए हैं। क्या किए हुए, इसके अंदर प्रवेश किए हुए। आपको पता है कि जड़ों के ऊपर मूल रोग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, छोटे छोटे जो मूल रोग जो है ये मूल रोग पाए जाते हैं। मूल रोग, ये मूल रोग इनकी जड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। अब ये मूल रोग क्या है, आपके विलयन के संपर्क में रहते हैं। बता विलयन के अंदर संपर्क में रहते हैं तो क्या होगा कि इन मूल रोगों द्वारा ये जो पोषक तत्व जो है ये क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं और ग्रहण करके इन्हें पत्तियों तक पहुंचाया जाने का कार्य जो है वो कौन करता है, आपके मूल रोगों द्वारा किया जाता है। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, आइए ठीक है। आगे नेक्स्ट लिखिए दूसरा सेकंड, इसमें लिखो यह मूल रोगों और सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइट के संपर्क में होते हैं। लिखिए यदि मूल रोग तथा सूक्ष्म जीव मृदा कोलाइट के संपर्क में होते हैं तो मृदा कोलाइट तथा मूल रोगों के बीच तो मृदा कोलाइट तथा मृदा कोलाइट तथा आदि मूल रोगों के बीच मृदा कोलाइट तथा मूल रोगों के बीच सीधा विनिमय होता है। सीधा विनिमय होता है। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए H+ आयन और अधिशोषित आयनों के मध्य और अधिशोषित आयनों के मध्य धनायन विनिमय होता है। धनायन विनिमय होता है। देखिए बेटा जी, मैंने आपको लिखा है कि यदि मूल रोग तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा कोलाइट के संपर्क में होते हैं तो मृदा कोलाइट तथा मूल रोगों के बीच सीधा विनिमय होता है। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न H+ आयन और अधिशोषित आयनों के मध्य धनायन विनिमय होता है। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए बेटा जी इसके अंदर सूक्ष्म जीव जो है ये इस तरीके से गोले से
ये क्या है आपके सूक्ष्म जीव, क्या है बेटा ये सूक्ष्म जीव है। अब ये सूक्ष्म जीव जो है ये सीधे किसके संपर्क में रहेंगे, आपके मृदा क्लोराइड के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। अब मृदा क्लोराइड के संपर्क में रहेंगे तो क्या होता है, इनके अंदर जो धरायनों का जो आदान प्रदान होगा, क्या होगा इनके बीच में धरायनों का जो आदान प्रदान होता है वो सीधा ही धरायनों का आदान प्रदान होता है। इसमें नहीं कि बीच में कोई चीज ऐसी आ गई या बीच में कोई बाधा आ गई जिसके कारण इनके धरायनों का विनिमय बाधित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब सूक्ष्म जीव किससे धरायन लेंगे, इस मृदा क्लोराइड से धरायन लेंगे, और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा और इस आपके जड़ों द्वारा उत्पन्न या स्वतंत्र किए हुए जो H+ जो आयन है वो सीधे ही इस मृदा क्लोराइड के अंदर क्या कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें और ग्रहण कर दिए, मृदा ग्रहण कर दिए, और मृदा के प्रश्नों पर क्या कौन अधिशोषित होता है, जो H+ आयन होंगे वो मृदा के प्रश्नों पर अधिशोषित हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आपके धरायन में क्या होता है, संपन्न होता है। ये बात थी अपने इसकी। भैया समझ में आ गई ये वाली बात, आया नाम में जवाब दो भैया सभी बच्चे, आ गई। ये फोटो बना लिया, ये फोटो बना लो भैया सभी। अच्छा ठीक है, समझा रहा हूँ बेटा, एक बार और समझाता हूँ। देखो बेटा क्या है कि यदि मूलों तथा सूक्ष्म जीव द्वारा सूक्ष्म जीव क्लोराइड के संपर्क में होते हैं तो मृदा क्लोराइड तथा मूल रोमों के बीच में सीधा विनिमय होता है। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए H+ आयन और अधिशोषित आयनों के मध्य धरायन विधि में संपन्न होता है। क्या होता है कि जैसे देखो आपकी मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है, और आपके जो वृक्ष जो है या पेड़ पौधे जो है इनकी जड़ें भी इनके अंदर पाई जाती है, और इनकी जड़ें और सूक्ष्म जीव जो है ये मृदा क्लोराइड जो है, ये बिखरे हुए जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये मृदा क्लोराइड है। ये क्या है आपके मृदा क्लोराइड, ठीक है। इस मृदा क्लोराइड के संपर्क में ये रहते हैं तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव और आपकी जो मृदा जो आपके पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं इन दोनों के मध्य क्या होता है, जो आयन के सीधे ही किससे लेंगे, आपके मृदा क्लोराइड से सीधे आयन नहीं लेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब भैया ग्रहण करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज तो भैया त्याग देंगे, जैसे मनुष्य, गाय, बैल, पशु, पक्षी, जानवर, जितने भी जानवर हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करते हैं, अपन खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, और क्या करते हो हम हमारे द्वारा या जानवरों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ त्यागे जाते हैं। क्या त्यागे जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ त्यागे जाते हैं जो हमारे यूज के नहीं होते। अब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये इनको बचाते हैं, इनसे ये रिएक्शन करेंगे, इनसे क्रिया होगी, बाद में भोजन बनेगा, तो भोजन की क्रिया द्वारा इनके लिए अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे। अब वो अपशिष्ट पदार्थ में क्या रहेंगे, H+ आयन आ जाएंगे। अब ये H+ आयन क्या होंगे, ये रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो कहाँ छोड़ेंगे, ये वही इस मृदा क्लोराइड में ही H+ आयन आपके त्यागेंगे। अब H+ आयन जब ये त्यागेंगे तो इन्हें कौन ग्रहण करेगा, मान लीजिए इनके खुदादास का ये आपके जो मृदा विलयन जो है इसके अंदर पानी सूख जाए और आपकी जो मृदा के उपस्थित जो खनिज थे वो आपके क्या हो जाएंगे, जो मृदा है उसके प्रश्नों पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, उसके प्रश्नों पर आपके अधिशोषित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की क्रिया की आपके जो ये बनाई है, मैंने ये डब्बा बनाया है, ये डायग्राम बनाया है, ये धरायन विनिमय का आपके क्या जाता है, ये धरायन विनिमय का डायग्राम आपके हो गया है। इस डायग्राम को छापो भैया, फटाफट से छापो, जल्दी से तुरंत।
आगे अगला टॉपिक अपना है धनायन विनिमय द्वारा पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता जो है वो निम्न प्रकार से होती है। निम्न प्रकार से होती है। टॉपिक डालिए कि किस प्रकार से पौधों को इनकी प्राप्यता होगी। धनायन विनिमय द्वारा पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निम्न प्रकार से होती है। निम्न प्रकार से होती है, क्या आप लोग लिख सकते हैं उसमें कि निम्न बातों पर निर्भर करती है, या निम्न बातों पर निर्भर करती है, या निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली है इसमें धनायन संतृप्तता। धनायन संतृप्तता पहला पॉइंट है धनायन संतृप्तता। इसमें लिखिए यदि मृदा में Ca2 प्लस आयन संतृप्तता, यदि मृदा में Ca2 प्लस आयन संतृप्तता अधिक होती है तो इसका विस्थापन आसानी से होता है। तो इसका विस्थापन आसानी से होता है। देखिए बेटा जी इसलिए होगा तो समझो कि धनायन संतृप्तता, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो धनायन जो संतृप्तता जो है ये क्या करती है, आयन विनिमय द्वारा पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निर्भर करती है इस पर कि आपके धनायन संतृप्तता पर। संतृप्तता का मतलब ये है कि ऐसी अवस्था जहां पर आपके धनायनों की क्या हो, प्राप्यता अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्तता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जीवड़े गए, कहाँ गए, जीवड़े गए साहब। अब जीवड़े में आपके लड्डू पूरी भुजिया बढ़िया आ रहा है और दाल जो बनी है चढ़ेगी, ठीक है, वहां पर बढ़िया दाल बनी है। अब क्या होगा कि आप जीव करके आए बढ़िया पेट भर के खाना खा लिए, मेरे जैसे पेट को मोटा कर लिया था, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई मिला या आपका मित्र ही वहां पर मिल गया, तो क्या कहा आपके मित्र ने कहा कि ले भाई कुछ खा रहा है, तो क्या करोगे आप, यार भाई मेरा पेट तो भरा है, तो यही कहोगे। यदि भूखे होंगे तो क्या कहोगे, गल्ला दादा हुआ दबाया, तो यही कहोगे ना। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि मान लीजिए मृदा के अंदर, यदि मृदा में आपके धनायनों की संख्या जो है, धनायनों की संख्या ही बेटा आपके क्या कराती है, आपके लिए संतृप्तता जो है, संतृप्तता सही है ना, संतृप्तता ये संतृप्तता आपकी कहलाती है। मतलब धनायनों की संख्या जब ज्यादा हो तो वही आपके संतृप्तता कहलाएगी। तो धनायनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि इसके अंदर जब विलेर के अंदर आपके पौधों की जड़ें जब पहुंचेगी तो आपके जैसे मान लीजिए कैल्शियम आयनों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, कैल्शियम आयनों की संख्या इसमें ज्यादा है, ये कैल्शियम आयन है, तो ये क्या होगा फटाफट से आपको पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। इसको प्राप्त हो जाएंगे फटाफट
इसके अंदर पोटेशियम आयनों की संख्या क्या है, कम है, पोटेशियम आयनों की संख्या कम है, तो क्या पोटेशियम आयन पौधों को प्राप्त होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि इसकी संख्या कम है, इसके कारण ये पौधों को प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है इधर पॉसिबल कि पौधों की जड़ें इस पोटेशियम आयन तक पहुंचे ही ना, मतलब जिस जगह इसकी प्राप्यता ज्यादा होगी वो इनको ज्यादा मिलेगा। वही जीवड़े वाले बात कर लेता हूं वापस से। यदि मान लीजिए जीवड़े के अंदर आपके रायता जो है, ये पसंद आता है लोगों को, रायते की बाल्टी देगी नहीं, क्या फटाफट से रायते का दोनों घूमते जाता है, क्या जाता है ना। तो वैसे ही मान लीजिए रायता ज्यादा है तो क्या होगा कि वो आदमी जो है उसको रायता ज्यादा मिलेगा। अब मान लीजिए रायते की क्वांटिटी कम है तो क्या कर देते हैं भाया, थोड़ी थोड़ी देर बाद में ले जाएंगे, चाहे तो कम है। तो क्या होगा जब ये इससे विलयन में भूलेगा कि पोटेशियम आयन जब तक इसके पास में पहुंचेगा तो बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक इसका पेट शायद हो सकता है इनका पेट भर चुका हो या इनका पूरा पूरा हो चुका हो या इनको कहीं से पोटेशियम आयन प्राप्त हो गए हो, तो ये क्या करते हैं, तो इस अवस्था में इनको कैल्शियम आयनों की अधिकता जो होगी वो अवधि शोषण ज्यादा आपके होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आई होप कि इस चीज को समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आपके संगुणित आयनों का प्रभाव। दूसरा पॉइंट डालिए, संगुणित आयनों का प्रभाव, संगुणित आयनों का प्रभाव। इसमें लिखिए जब किसी एक धनायन के चारों ओर अन्य धनायन की अधिकता होती है, तो उस धनायन की प्राप्यता कम होती है, तो उस धनायन की प्राप्यता कम होती है, या आप लोग इसे लिख सकते हो कि प्रभावित होती है, कम होती है, या आप लोग लिख सकते हो प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। तो सुनो तो भैया क्या होगा कि यदि मान लीजिए आपके, चलो उदाहरण देखो, उदाहरण से समझो, उदाहरण देखो, उदाहरण लिखिए, इसमें कि Ca+ के आधिक्य में Ca2+ के आधिक्य में K+ की प्राप्यता कम हो जाती है, K+ की प्राप्यता कम हो जाती है। इसी प्रकार K+ की अधिकता Mg2+ आयनों की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं, अब सुन लो भैया, ये क्या है, आपके पादप की जड़ है, ये क्या है, ये पादप की जड़ है, ठीक है, ये पादप की जड़ है। तो यहाँ मान लेना हमें कोई कैल्शियम आयन है K+ और यहाँ पर K+ के आयन है, और
नीचे नहीं दिख रहा? चलिए यहाँ मानता हूँ बेटा, जैसे मान लीजिए ये बेटा ये पादप की जड़ थी, ये पादप की जड़ है और यहाँ इस साइड में आपके पोटेशियम आयन आपके हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। जबकि पादप जड़ के आसपास में आपकी कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो क्या ये कैल्शियम जो आयन है इसकी प्राप्यता इस जड़ को होगी क्या? होगी क्या? आप मुझे तो ऐसे पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि जब तक ये इसको अधिशोषित करेगा तो ये इसकी प्राप्यता कहाँ से इसको होगी? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या नाम से ये कैल्शियम आयन इसके ऊपर बिखरे हुए हैं, तो इसकी प्राप्यता क्या हो जाएगी? कम। और यदि मान लीजिए इसके आगे यदि यहाँ पर आपके पोटेशियम आयनों की संख्या कितनी है? ज्यादा है। और मान लीजिए आपके मैग्नीशियम जो आयन है इसकी संख्या यहाँ पर क्या है? कम है। तो चलो एन केस, किसी केस में आपकी इस जड़ को ये पोटेशियम आयन भी मिल जाते हैं, तो क्या आपके मैग्नीशियम आयन मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और ये यहाँ तक आने में इनको बहुत लंबा समय लगता है, तो इसकी प्राप्यता को प्रभावित करता है। बेटा जी मैं एक शब्द लिखा रहा हूँ, प्रभावित करता है, ये नहीं कि मिलेगा नहीं, प्रभावित करता है इसकी प्राप्यता को। उसके लिए मिल तो जाएगा परंतु उसको प्रभावित करेगा, कब मिलेगा? उतारो ये डायग्राम बताओ। यहाँ पर ये मैग्नीशियम प्लस, हाँ Mg+ आयनों की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। हाँ बेटा कैल्शियम भी 2+ होगा तो यार समझ जाओ आप लोग यार इसको, ये 2+ है। चलिए बेटा ये आज का लास्ट टॉपिक लिख लीजिए, इसमें थर्ड, लिख लीजिए कोलाइडों के प्रकार। कोलाइडों के प्रकार, इसमें सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है कि विभिन्न प्रकार के क्लोराइडों की विभिन्न प्रकार के क्लोराइडों की धनायन विनिमय क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार के क्लोराइडों की धनायन विनिमय क्षमता भिन्न भिन्न होती है। क्षमता भिन्न होती है। अब अगला टॉपिक डाल दो बेटा, इसमें स्टार लगा करके सिर्फ एक सूत्र लिखना है और ये आपका चैप्टर खत्म है। सिर्फ एक सूत्र लिखना है आपको और ये आपका चैप्टर खत्म है बेटा जी। इसमें अगला टॉपिक डाल दो स्टार लगा के मृदा का
प्रतिशत बेस संतृप्ति। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसका सूत्र लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। तो इसमें लिखो प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर कुल विनिवेशशील भस्म, कुल विनिमेयशील भस्म बटे अपॉन, या बटे जो भी कहते हो तुम, अपॉन धनायन विनिमय क्षमता, अपॉन धनायन विनिमय क्षमता। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके इसमें फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसमें फॉर्मूला पूछा जा सकता है। आपके कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं है, बस आपका सूत्र दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये चैप्टर आपका खत्म है यहाँ पर, और कुछ आपका नहीं है। या फिर इसको b इक्वल को ऊपर कर सकते हैं 100s अपॉन t, 100s अपॉन t। s क्या है आपके यहाँ पर, कुल विनिमेयशील भस्म है, ठीक है, और ये धनायन विनिमय क्षमता क्या है आपके, t है, क्या है आपके, t है बस। और v क्या है आपका, बेस संतृप्ति है। ये फॉर्मूला बेटा आपके खत्म है, यही तक